कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुश्मनी और दोस्ती बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए, पर जब सियासत बड़े बड़े देशों के बीच में होती है तब इस सियासत में यारी और दोस्ती के मायने बदल जाया करते हैं। कोई भी दोस्त पल भर में दुश्मन बन सकता है और कट्टर से कट्टर दुश्मन कभी भी दोस्त बन सकता है। कल तक जिस हयात तहरीर अल शाम को अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश आतंकवादी मानते थे, अब उस HTS पर लगे आतंकवाद के ठप्पे को मिटाने के लिए वही लोग बेताब नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस पर आतंकवाद का ठप्पा लगाया। वही अमेरिका HTS के सरगना पर लगाए गए अपने बैन को हटाना चाहता है, उनसे अपना काम निकलना चाहता है। हालांकि ये सब कुछ एक दिखावा है, पर सीरिया से बशारुल असद के फरार होने की दास्तान को क्या माना जाए। सीरिया में जब आतंकियों ने हमला किया और राजधानी पर कब्जा कर लिया, तब रूस और ईरान ने दखल नहीं दिया। इसे रूस और ईरान की मजबूरी और हार के तौर पर देखा गया। पर अब सुनने में आ रहा है कि सब कुछ रूस और ईरान की मदद से ही संभव हुआ है। यानी एक दूसरे को लाल आग दिखाने की घटनाएं महज एक नौटंकी से कम नहीं है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए इससे बड़ा ड्रामा कहां देखने को मिलेगा। अब तुर्की ने दावा किया है कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रूस और ईरान की मर्जी से हुआ है। यानी तुर्की दावा कर रहा है कि बशारुल असद की हिमायत में भले ही रूस और ईरान चाहे कितना ही बयानबाजी कर रहा हो, पर बशारुल असद को सत्ता से बेदखल करना रूस और ईरान की बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। यहां तक कि बशारुल असद को सीरिया से रूस भेजने के लिए भी रूस और ईरान की सहमति शामिल है। यानी रूस और ईरान की रजामंदी से ही बशारुल असद की हुकूमत को गिराया गया और उन्हें सुरक्षित मौक़ों में भेजा गया ताकि हुकूमत भी बदल जाए और उनका कोई खतरा भी ना हो। अब तुर्की के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। ईरान इस वक्त सीरिया में मौजूद हथियारबंद संगठनों का विरोध भी कर रहा है और पीठ पीछे समर्थन भी कर रहा है। कहीं रूस और ईरान के खिलाफ तुर्की कोई झूठ तो नहीं फैला रहा। आखिर कैसे ईरान और रूस ने बशारुल असद की हुकूमत गिराने में की मदद, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कौन दुश्मन और कौन दोस्त, ये सब कुछ अब एक दिखावा बन चुका है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने जुमे के रोज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ आ गया। जुमे के रोज एक टीवी चैनल NTV से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की ने यह तय करने में बहुत ही खास किरदार निभाया कि बशारुल असद के मददगार रूस और ईरान इस महीने की शुरुआत में असद हुकूमत को गिराने वाले हमले में दखल ना करें। चैनल के साथ सीरिया के घटनाक्रम पर बात करते हुए विदेश मंत्री हकान फिदान ने सीरिया के विद्रोहियों की कामयाबी और ट्रेनिंग में तुर्की की भूमिका का जिक्र किया और बशारुल असद की हुकूमत को गिराने में तुर्की के कारनामों की जमकर तारीफ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बशारुल असद की हुकूमत को गिराने के दौरान दोहा में मीटिंग करने वाले राजनयिकों को पता था कि यह हुकूमत का अंत होने वाला है, तो इस पर विदेश मंत्री ने कहा तुर्की के विदेश मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया था कि न तो रूस और न ही ईरान हस्तक्षेप करे। फिदान ने कहा कि सबसे जरूरी मुद्दा यही था कि रूस को इस मामले में शामिल ना किया जाए। ईरान विदेश मंत्री आए और हमने दोहा में रूसियों और ईरानियों के साथ बैठक की और कुछ मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान और रूस ने बशारुल असद की हुकूमत को समर्थन दिया होता तो काफी खून खराबा हो सकता था। रूसियों और ईरानियों ने देखा कि इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद उन्होंने फोन किया और असद उसी शाम चले गए। मतलब सब कुछ बशारुल असद का सीरिया छोड़कर परिवार समेत मॉस्को जाना सब कुछ पहले से ही तय था और इसमें ईरान और रूस की मर्जी शामिल थी। तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमने सेंट्रल डेलीगेशन के जरिए इस मामले को बिना खून बहाए ही रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या दमिश्क की नई हुकूमत सीरिया में अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा करेंगे, तो फिदान ने कहा कि जो कहते हैं और जो करते हैं वो मेल खाता है, वो सही रास्ते पर हैं। बशारुल असद की हुकूमत को गिराने में शामिल मुख्य विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि नई सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। हालांकि अलकायदा और ISIS के साथ अल जुलानी के ताल्लुकात रहने की वजह से उसके बयान पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि फिदान ने NTV को भरोसा दिया है कि तुर्की हर हाल में सीरिया स्थित रखने में काम कर रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए हमें नए नए तरीके से काम करना होगा। हम इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील है। आवश्यक कूटनीतिक और खुफिया कदम उठाए जाने की जरूरत है।
फिदान ने यह भी साफ किया है कि दमिश्क में तुर्की दूतावास शनिचर तक खुल जाएगा और चालू हो जाएगा। मतलब सारे झगड़े तकरार सब कुछ एक दिखावा था। रूस और ईरान ने बाकायदा तुर्की का साथ दिया। जाहिर इसमें अमेरिका भी शामिल होगा और हो सकता है कि अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ तय किया गया हो। खैर, अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया की अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि वो इजराइल को सीरियाई क्षेत्र पर हमले रोकने आदेश दे और इजराइल को उत्तरी क्षेत्रों से वापस लौटने जाने के लिए कदम उठाए, क्योंकि ये 1974 के विघटन समझौते का उल्लंघन है। अल मायदीन के मुताबिक सीरिया में संयुक्त राष्ट्र राजदूत कौसे अलदाहक ने कहा कि वे मांगे जारी करने में अपनी सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली ने सीरिया के बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। गोलान इलाका और दमिश्क के दक्षिणी ग्रामीण इलाकों के 9 शहरों पर इजरायल ने कब्जा कर लिया है और अपनी सेना को राजधानी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। इजरायल ने सीरिया की मिलिट्री 450 से ज्यादा हमले करके बर्बाद कर दिए हैं, जिसकी वजह से सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। पर सीरिया में भले ही हुकूमत बदल गई हो, पर इजरायल को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि हमास उन्हें ग्राउंड ऑपरेशन में टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह के साथ भले ही इजरायल ने सीज फायर कर रखी हो, पर यमन के हौती से कोई सीज फायर नहीं हुई है, जिसकी वजह से यमन के हूती बार बार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। जुमे के रोज हौती ने ऐलान किया है कि उन्होंने ड्रोन से हमला करके सेंट्रल और साउथ इजरायल में कई जगहों को निशाना बनाया। इसके लिए हौती ने 3 मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। बाकायदा हौती यानी अंसारुल्लाह के प्रवक्ता यहया सारी ने इस हमले की जानकारी देते हुए गजा के समर्थन का ऐलान किया है। यहया सारी ने अपने बयान में कहा कि पहले 2 ड्रोन हमलों में दक्षिणी इजरायल के अश्कलोन में एक सैन्य स्थल और मध्य इजरायल के जाफा में एक अन्य सैन्य स्थल को निशाना बनाया गया। जाफा को ही इजरायल में तेल अवीव के नाम से जाना जाता है, जिसे इजरायल की राजधानी कहते हैं। यहया सारी ने कहा कि ड्रोनों ने सफलतापूर्वक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया है और अपने निशाने तक पहुंचा दिया। मिडिल ईस्ट में सीरिया के मामले में तुर्की के विदेश मंत्री के बयान पर रूस और ईरान का जवाब आना बाकी है। तभी पता चलेगा कि तुर्की की तरफ से दिया जाने वाला बयान कितना सच है। खैर, इशारे की जबान में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।